मैंने 2 प्रेग्नेंट लड़कियों से शादी की थी। मेरी दोनों ही पत्नियों के पेट में नाजायज़ बच्चे थे। मैं उन बच्चों को अपना नाम देना चाहता था, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा राज छिपा हुआ था। पहली पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया और दूसरी पत्नी का ऑपरेशन हो रहा था। उसी समय एक मोची आया और एक खत मुझे देकर रोने लगा। मैंने जैसे ही उस खत को खोल कर पढ़ा तो मेरे शरीर से जान निकल गई। ऐसा लगा कि जैसे अभी मेरा दिल फट जाएगा, क्योंकि मेरी दोनों पत्नियां तो मेरे माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। मुझे मेरी नानी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। उन्होंने मुझे हर रिश्ते का प्यार दिया था। मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। घर में और भी लोग थे, जिनमें मेरे 2 मामा और उनकी पत्नियां मौजूद थीं। नानी के अलावा घर में सबका व्यवहार मेरे साथ बहुत ही अजीब सा था। मेरी बड़ी मामी, जिनका नाम सरला था, उनकी आंखों में हमेशा अपने लिए नफरत ही देखी थी। वो कभी भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती थीं, जबकि मेरे मामा भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे। हाँ, मेरी छोटी मामी सीमा का व्यवहार मेरे साथ थोड़ा नॉर्मल था। वो मेरा कुछ ख्याल रख लेती थीं। नानी के बाद घर में मुझे वही अच्छी लगती थीं। बड़ी मामी सरला के कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने अपनी बहन को अपने पास रखा हुआ था। बचपन से ही उसकी परवरिश करती चली आ रही थीं और उसे अपने बच्चों की तरह पालती थीं। बड़ी मामी की ये बहन उनकी शादी के बाद पैदा हुई थी। शालिनी की पैदाइश के बाद सरला मामी की माँ बीमार रहने लगी, इसलिए वो शालिनी को अपने ही घर ले आई थीं। छोटी मामी की एक ही बेटी थी, उसका नाम नेहा था। छोटी मामी की बेटी नेहा का व्यवहार भी मेरे साथ अच्छा नहीं था। हाँ, सरला मामी की बहन शालिनी का व्यवहार मेरे साथ अच्छा था। वो बचपन से ही मेरे साथ दोस्ताना व्यवहार रखती थी। वो अक्सर मेरे कमरे में आकर बैठ जाया करती थी और मुझसे बातें करती। मगर सरला मामी को ये सब बर्दाश्त नहीं होता था। वो उसे टोकती कि हर्षित के कमरे में मत जाया करो। गुजरते समय के साथ साथ मैं और शालिनी दिल ही दिल में एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। ये बात मेरी नानी ने भी नोट कर ली थी। मेरे माँ बाप की इस घर में कोई भी निशानी मौजूद नहीं थी। ना ही उनकी कोई तस्वीर थी, ना ही कोई कपड़े थे। कभी कभी दिल में मेरी ये इच्छा जागती थी कि काश मैं अपने माँ बाप की शक्ल तो देख पाता। मेरे पास उनकी तो कोई ऐसी चीज़ होती, उनकी निशानी के तौर पर मैं अपने पास रख लेता। एक दिन मैंने अपनी इच्छा अपनी नानी के सामने जाहिर कर दी। मैंने अपनी नानी से पूछा, क्या मेरे माँ बाप की आपके पास कोई भी निशानी नहीं है? कम से कम मेरी माँ की या मेरे पापा की कोई तो फ़ोटो आपके पास होती। कम से कम मैं अपने माँ बाप को देख तो पाता कि वो कैसे दिखते थे। नानी ने कहा, बेटा, उस समय तस्वीरों वगैरह का कोई रिवाज नहीं था और तुम्हारे मम्मी पापा के कपड़े और सामान गरीबों को दे दिया गया था। नानी की बातों से मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती थी। मुझे लगता था कि नानी मुझसे कुछ छुपा रही हैं। खैर, उन्होंने हमेशा ही मेरा ख्याल रखा था, मेरी हर जायज़ इच्छा को पूरा किया था। मुझे अच्छी शिक्षा भी दिलवाई थी। मेरी नानी का परिवार बहुत ही अमीर परिवार था। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। बड़े मामा की खुद की एक कंपनी थी, वहीं पर मुझे जॉब पर भी रखवा दिया था। सरला मामी ने बहुत हाथ पैर मारे कि मुझे मामा की कंपनी में जॉब पर ना रखा जाए, लेकिन यहाँ पर नानी की ही चली थी। मामा और मामी के ना चाहते हुए भी नानी ने मुझे कंपनी में जॉब पर लगवा दिया था। अब मामा मेरे काम से खुश रहते थे। उस दिन मैं खुशी खुशी घर पहुंचा। सबसे पहले नानी के कमरे में जाने लगा कि दरवाजे पर ही मुझे नानी और सरला मामी की बातें सुनाई दी। मैं दरवाजे पर ही रुक गया। मामी बहुत ही नफरत भरे शब्दों में कह रही थीं, मम्मी जी, मैं उस कमजात लड़के को अपनी बहन नहीं दे सकती। हम लोग तो खानदानी लोग हैं, खानदान देकर ही अपनी बेटी देते हैं, और ये तो पता नहीं। इतना कहते ही सरला मामी चुप हो गई थीं। नानी ने कहा, देखो बेटा, वो तुम्हारे सामने पला बड़ा है। वो तुम्हारी बहन को बहुत पसंद करता है, उसे बहुत खुश रखेगा। उसने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की है जिससे हम उसकी जात पर कोई इल्जाम लगाएं। लेकिन मामी इस बात को मानने पर तैयार नहीं थीं, जबकि कुछ पलों की इस बातचीत के बाद मैं जान गया था कि ये लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं। मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। काफी देर रोने के बाद भी मेरे दिल को सुकून नहीं मिला था। सरला मामी के शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह लग रहे थे। शाम को दरवाजा बजने लगा। ये मेरी नानी की आवाज़ थी। मैंने ना चाहते हुए भी दरवाजा खोल दिया। नानी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरी हुई थीं। वो मुझे देखकर मुझसे पूछने लगी, हर्षित बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? क्या किसी ने कुछ कह दिया है? इतने परेशान क्यों हो? वो मेरी सूजी हुई लाल आंखों को देखते हुए पूछ रही थीं। मेरी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे और आखिरकार मेरे दिल में मचलता हुआ सवाल मेरे लबों पर आ ही गया। नानी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आज आप मुझे सब कुछ सच सच बताना। मुझसे कुछ भी मत छुपाइएगा।
बताएं मैं कौन हूँ? ये लोग क्यों मुझसे इतनी नफरत करते हैं? मैं रोने लगा था। तभी नानी बोली, बेटे तुमसे कुछ नहीं छुपाया जा रहा। बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप से पसंद की शादी की थी और ये घर वाले सब मेरी बेटी के खिलाफ थे। तुम्हारा बाप अमेरिका से आया था, उसे मेरी बेटी से मोहब्बत हुई और उन लोगों ने शादी कर ली। तुम्हारे दोनों मामा इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं मानी और अपनी मर्जी से जाकर तुम्हारे बाप से शादी कर ली और ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। सारे मोहल्ले में हमारी थू थू हो गई थी। तुम्हारे दोनों मामा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, इसलिए तुम्हारे मामा ने मेरी बेटी से हर रिश्ते ख़त्म कर लिए थे। कुछ दिन बाद खबर आई कि तुम्हारे मम्मी पापा का एक एक्सीडेंट हुआ है और उसमें उनकी दोनों की ही मौत हो गई है। अंतिम संस्कार की तैयारी मैंने ही की थी। तुम्हारे मामाओं ने तो अपनी बहन के अंतिम संस्कार में जाना भी जरूरी नहीं समझा था, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत प्यारी थी। तुम उस समय अनाथ हो गए थे। मैंने तुम्हें अपनी बेटी की आखिरी निशानी समझकर अपने पास रख लिया था। उस दिन से ये लोग तुमसे और मुझसे भी नफरत करते हैं। नानी की बात सुनकर मेरा गुस्सा ठंडा हो गया था। कुछ भी कहो, मेरी माँ ने गलत तो किया था। मेरी मामा की इज्जत को रौंद कर अपना घर बसाया था, लेकिन शायद उस समय मेरी माँ को अपनी मोहब्बत चुनना सही लगा होगा। शायद उस समय सब लोग ही अपनी अपनी जगह ठीक थे, लेकिन इस सब के बदले नफरतें तो मेरे हिस्से में आई थीं। इस सब में मेरी क्या गलती थी? आखिर मुझे क्यों नफरतों का निशाना बनाया जा रहा था? एक फकीर औरत अक्सर ही हमारे दरवाजे पर आती थी। वो अपाहिज थी और बैसाखियों के सहारे हमारे दरवाजे तक आती थी। वो औरत न जाने क्यों मुझे बहुत ही गौर से देखती। मैं भी उसे पैसे देकर उससे आशीर्वाद लेता। वो औरत दिल की गहराइयों से मुझे आशीर्वाद देती। समय धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। इसी दौरान मामी की छोटी बेटी नेहा को राकेश नाम के एक बिगड़े हुए लड़के से मोहब्बत हो गई और ये मुलाकातें दिन ब दिन बढ़ने लगीं। मैं ये देखकर कुढ़ता रहता था। मैंने नानी को भी बताया। दूसरी तरफ बड़ी मामी की बहन शालिनी की मोहब्बत मेरे लिए दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन मैंने अपने कदम रोक लिए थे, क्योंकि मैं जानता था कि हमारा मिलन अब नामुमकिन था। सरला मामी कभी भी मेरे साथ अपनी बहन की शादी नहीं करती। सरला मामी की नफरत भी बढ़ती ही जा रही थी और उस दौरान मुझ पर एक और खुलासा हुआ कि राकेश तो एक बहुत बड़े डॉन का बेटा था। वो पूरे शहर का डॉन था और काले धंधों का बेताज बादशाह था। बाप की दौलत पर राकेश खूब ऐश कर रहा था। कई लड़कियों को शादी का झांसा देकर उनकी इज्जत से खिलवाड़ कर चुका था और इन दिनों नेहा उसके जाल में फंसी हुई थी। वो भी राकेश से मोहब्बत करती थी और उससे शादी के सपने देख रही थी। एक दिन अचानक नानी की तबीयत बिगड़ने लगी। हम सब उन्हें अस्पताल लेकर भागे। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें दिल की तकलीफ हो गई है। डॉक्टर ने कहा कि इन्होंने कोई बात अपने दिल पर लगा ली है, जिसकी वजह से इन्हें दिल की तकलीफ हुई थी। नानी की तबीयत थोड़ी संभली तो हम उन्हें घर ले आए, लेकिन अब नानी बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थीं। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थीं। मैं दिन रात नानी की सेवा में लगा रहता था। एक नानी ही तो मेरे जीने का इकलौता सहारा थीं। मैं नहीं चाहता था नानी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली जाएं। एक दिन उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और जो कुछ कहा उसे सुनकर मेरे सर पर जैसे पहाड़ टूट पड़े थे। जब मैं नानी के कमरे में गया था तो उस समय नानी अपनी आंखें बंद किए हुए लेटी थीं। मेरे आने का एहसास हुआ तो उन्होंने मुझे पुकारा और कहने लगी, हर्षित बेटा, तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हें ये बात अपने जीते जी बताना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाद ये बात तुम्हें पता चले, इसलिए मैं ये सच्चाई बताना चाहती हूँ। मैं कभी नहीं चाहती थी कि ये सच्चाई तुम्हें कभी पता चले, लेकिन अब मेरी मजबूरी है। अगर मेरे मरने के बाद ये सच्चाई तुम्हें किसी और से पता चलेगी तब तुम्हें बहुत दुख होगा और तुम्हें मुझसे शिकायत भी रहेगी। शायद ये बात बताकर मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाएगा। बेटा, जो अब तक मैंने तुम्हें कहानी सुनाई है वो सब झूठ है। आज मैं तुम्हें सच्ची कहानी सुनाऊंगी कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारे माँ बाप कौन थे, ताकि मैं सुकून से मर सकूं। नानी के शब्द एकदम गीले हो गए थे। कौन सा झूठ नानी? मैंने उलझन से पूछा। मेरा दिल बैठने लगा था। हर्षित बेटा, मेरी बात गौर से सुनो। ना ही मैं तुम्हारी नानी हूँ, ना ही तुम मेरे नाती हो और ना ही तुम हमारे खानदान से कोई संबंध रखते हो और ना ही मेरी कोई बेटी थी। मेरे तो बस 2 ही बेटे थे। न तुम्हारे माँ बाप ने पसंद की शादी की थी और ना ही उनका कोई एक्सीडेंट हुआ था। ये सब कुछ झूठ था जो मैंने तुम्हें बताया था।
सच तो ये है कि तुम मुझे मेरे घर के पास एक कूड़े के ढेर पर पड़े हुए मिले थे। मैं तुम्हें वहां से उठा लाई थी। मैंने सोचा मेरी बड़ी बहू बांझ है, उसे भगवान ने कोई औलाद नहीं दी थी। मैंने सोचा सरला तुम्हें पाल लेगी, लेकिन सरला ने तुम्हें लेने से इनकार कर दिया। वो एक नाजायज बच्चे को नहीं पालना चाहती थी। उसने साफ साफ कह दिया कि मैं ये नाजायज बच्चा नहीं पालूंगी। वो तुम्हें पालने की बजाय अपनी बहन को अपने घर ले आई और उसे पालने लगी थी। सरला ने जब तुम्हें पालने से मना कर दिया तो फिर मैं ही तुम्हें पालने लगी। सब रिश्तेदारों में मैंने ये बात फैला दी थी कि तुम मेरी एक सहेली के पोते हो। तुम्हारा पूरा खानदान एक्सीडेंट में मर गया है, इसलिए तुम अनाथ हो गए हो और इसीलिए मैं तुम्हें पाल रही हूँ। पूरे खानदान वालों को ही ये बात मैंने बता दी थी। नानी ने सब कुछ बताकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया, मगर मेरी तो दुनिया अंधेरी हो गई थी। ये बात कितनी तकलीफ देने वाली थी कि मैं किसी की नाजायज औलाद हूँ। न मेरे बाप का पता था, न ही मेरी माँ की खबर। काश ये सब कुछ सुनने से पहले मुझे मौत आ जाती, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कह सका। खामोशी से नानी को देखता रहा। फिर नानी कहने लगी, हर्षित, मुझे लगता है मेरे मरने के बाद तुम ये घर छोड़ दोगे या ये लोग खुद ही तुम्हें घर से निकाल देंगे। मगर यहाँ से निकलने से पहले दो काम जरूर करना। एक तो नेहा की जान उस राकेश नाम के बिगड़े हुए लड़के से जरूर छुड़वाना, कहीं ये लड़का हमारे खानदान की इज्जत खाक में ना मिला दे। और दूसरा यह कि तुम अपनी ज़िंदगी से मायूस कभी मत होना। ज़िंदगी भगवान की दी हुई बहुत बड़ी सौगात होती है। उसकी सुरक्षा करना और उसे हिम्मत से जीना ही हमारा धर्म होता है। और हाँ, तुम अपनी माँ को कभी गलत मत समझना। जरूर तुम्हारी माँ की कोई मजबूरी रही होगी जो तुम्हें कूड़े पर रखकर चली गई थी, वरना कोई भी माँ अपनी औलाद को यूं बेसहारा नहीं छोड़ती। नानी ये सब बताकर खामोश हो गई। मैं उनके बोलने का इंतजार करता रहा, मगर अब नानी नहीं बोली, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई थीं। मैं नानी नानी पुकारता रहा, मगर वो इस दुनिया से चली गई थीं। नानी की मौत पर बहुत सारे लोग आए थे और उन लोगों में वो अपाहिज भिकारन औरत भी शामिल थी। उसका आना मेरी समझ में नहीं आया था। न जाने क्यों वो मुझे गौर से देखती। मैं उसकी नज़रों का मतलब नहीं समझ पाता था। नानी को इस दुनिया से गए 15-20 दिन हो चुके थे। सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए थे। नानी के जाने का किसी को कोई दुख नहीं था। दुख तो सबसे ज़्यादा मुझे हुआ था। मेरा तो सब कुछ ही ख़त्म हो गया था। मैं ज़्यादातर नानी के कमरे में ही रहता था। मुझे अपनी नानी की बहुत याद आती थी। एक दिन मैंने नेहा को समझाने की कोशिश की और वो कोशिश मुझे बहुत महंगी पड़ी। मेरी बात पर वो हत्थे से ही उखड़ गई थी और मेरा गिरेबान पकड़कर जोर जोर से चिल्ला रही थी कि हर्षित ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। उसने अपने कपड़े भी जगह जगह से फाड़ लिए थे। सब उसकी आवाज़ सुनकर कमरे में इकट्ठे हो गए थे। नेहा ने मेरे ऊपर बहुत ही घटिया इल्ज़ाम लगा दिया था। मैं हक्का बक्का सा खड़ा रह गया। मैं सबको विश्वास दिलाने लगा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन वो लोग भला मेरा विश्वास क्यों करते? मैं तो उनके ख़ानदान का भी नहीं था और उनके कहने के अनुसार मैं बहुत ही कमज़ात था। पता नहीं किसका गंदा खून था और अपने गंदे खून का असर मैंने दिखा दिया था। उन लोगों ने मुझे धक्के देकर हमेशा के लिए अपने घर से निकाल दिया। मैंने भी वो घर छोड़ दिया। घर के साथ साथ ऑफिस और जॉब भी छोड़ दी। मैं अपने दोस्त के खाली फ्लैट में रहने लगा। मेरे दोस्त की टैक्सियां चला करती थीं। उसने एक टैक्सी मुझे भी दे दी, जिसे चलाकर मैं कुछ पैसे कमाने लगा और अपनी ज़िंदगी यूं ही गुजारने लगा। कुछ बचत भी हो जाती थी और खर्चा भी निकल जाता। एक दिन फुटपाथ पर बही भिखारी औरत मुझे मिली। मैं जूते पॉलिश कराने वाले के पास खड़ा था कि वो मुझे फुटपाथ पर नजर आई थी। मैंने पॉलिश वाले से पूछा, भाई ये औरत कौन है? शक्ल से तो भिखारन नहीं लगती। वो बोला, ये औरत अक्सर यहीं बैठी रहती है। कोई नहीं जानता ये औरत कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। किसी से कुछ भी नहीं मांगती, जो भी कोई देता है अपनी मर्जी से इसको देकर चला जाता है। मैं सीधा उस औरत के पास गया और उसे 100 का नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसका चेहरा मुझे देखते ही खिलसा गया था। यूँ लगा जैसे मुझे देखते ही उसके सारे दुख दूर हो गए हों। अब मैं हफ्ते में 2-3 बार उसे खाना खिला देता था। वो मुझे खुश होकर आशीर्वाद देती, लेकिन न जाने क्यों मुझे उससे ख़ास तरह का लगाव पैदा हो गया था। एक दिन सवारी को लेकर शहर से बाहर जाना पड़ा था। सवारी उतार कर मैं सड़क के किनारे खड़ा होकर अपनी टैक्सी पर कपड़ा मारने लगा। ये दोपहर का समय था, आसपास लोग कम ही थे। अचानक ही मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो दौड़ती हुई मेरे पास आ रही थी। वो लड़की कहने लगी, भगवान के लिए मुझे बचा लो, जल्दी से टैक्सी स्टार्ट करो और मुझे यहाँ से ले चलो।
मैंने देखा सच में 3 आदमी उसके पीछे भागे चले आ रहे थे। मैंने कहा तुम सच बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो बोली उनमें से एक मेरे पापा हैं और 2 मेरे भाई हैं। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैं किसी के नाजायज बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो लड़का मुझे धोखा देकर भाग गया है। लड़की ने सब कुछ सच सच बता दिया। हालांकि मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो लड़की कुछ भी सच बताएगी। फिर वो लड़की बोली मैंने राकेश नाम के लड़के से मोहब्बत की थी, लेकिन उसकी मोहब्बत झूठी निकली। उसने झूठी मोहब्बत में फंसाकर मेरी इज्जत को रौंद डाला और अब वो गायब हो गया है और अब उसका पाप मेरे पेट में पल रहा है। उसने मुझसे मुंह फेर लिया है। मेरे माँ बाप और भाइयों को अब पता चल गया है कि मैं पेट से हूँ और नाजायज बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। अब ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर वो लड़की रोने लगी। वो तीनों अब हमारे पास पहुँच चुके थे। उसी समय मुझे अपनी नानी की बात याद आ गई कि मेरी नेहा को उस राकेश नाम के लड़के से बचा लेना। मैं नेहा को तो नहीं बचा सका था, मगर इस लड़की को बचाने का फैसला कर लिया। फिर मैं चट्टान की तरह लड़की के सामने खड़ा हो गया। उन तीनों में से बड़ी उम्र का आदमी कहने लगा, टैक्सी वाले सामने से हट जा, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था। लड़की मेरे पीछे खड़ी सिसक रही थी। मैंने कहा, आप इसे मार नहीं सकते। मैं इसका पति हूँ और ये मेरी पत्नी है। हम दोनों ने शादी की है। मैं बहुत ही सुकून से ये बात कर रहा था। फिर वो नौजवान और भी गुस्से में आ गए। बोले, अब तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। इस सब फसाद की जड़ तुम ही हो। उस लड़की के बाप ने अपने बेटों को रोक दिया और मुझसे पूछने लगा कि तुमने अपने माँ बाप को रिश्ते के लिए हमारे घर क्यों नहीं भेजा। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप जिंदा नहीं हैं। हम ये बात आप लोगों को बताने ही वाले थे, मगर आपकी बेटी डरती थी। मेरे शब्द बहुत ही शांत और ठहरे हुए थे। अब हम लोग तुम्हें एक ही शर्त पर जिंदा छोड़ेंगे, वो ये कि तुम घर चलो। हम अपनी बेटी की इज्जत के साथ तुम्हारी शादी करेंगे और उसे तुम्हारे साथ विदा कर देंगे। उस लड़की के बाप ने कहा। मैं डरी सहमी अपने पीछे खड़ी लड़की पर नजर डालने लगा। उसकी आंखों से डर साफ दिखाई दे रहा था। मैं समझ गया, अगर मैंने ये लड़की इसके बाप के हवाले कर दी तो ये इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके पेट में एक नन्ही सी जान और भी पल रही थी। मैं 2 जानों को खतरे में नहीं डाल सकता था और फिर मैंने उस लड़की की खातिर कुर्बानी दे दी। मैंने फ़ोन करके अपने दोस्त को बुला लिया और वो मेरी शादी में शामिल होने के लिए आ गया। मेरी शादी में कुछ रिश्तेदार और कुछ मोहल्ले वाले थे जो सिर्फ लड़की वालों की तरफ से थे। मेरी तरफ से तो सिर्फ मेरा दोस्त ही शामिल हुआ था। और फिर मैं उस लड़की को, जिसका नाम नैना था, अपने फ्लैट पर ले आया। अब नैना मेरी पत्नी बनकर मेरे फ्लैट में रहने लगी। वो बहुत खुश थी। वो मेरी बहुत ही एहसानमंद थी कि मैंने उसकी इज्जत और जान बचा ली। हर समय मेरी सेवा में लगी रहती। वो तो अपने बच्चे को गिराना चाहती थी, मगर मैं इस पाप के लिए तैयार नहीं था। मैंने नैना से साफ कह दिया कि मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नैना के कदम मेरे घर में बहुत ही शुभ साबित हुए थे। मुझे एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई थी। एक दिन मैं ऑफिस में बिजी था कि नैना का फ़ोन आया। उसने बताया कि 2 औरतें आपसे मिलने आई हैं। मैं जल्दी से घर आया। कमरे में दाखिल होते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि मेरे सामने तो मेरी छोटी मामी खड़ी थीं और अपनी बेटी नेहा को साथ लेकर। मुझे देखते ही वो रोने लगीं। वो मेरे गले लग गईं और बोलीं, हर्षित, तुम अपने मामा की इज्जत बचा लो, वरना वो मर जाएंगे। नेहा ने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। ये राकेश के नाजायज बच्चे की माँ बनने वाली है। और फिर उसके बाद वो नेहा को बुरी तरह मारने लगी। नेहा बिलख बिलख कर रोने लगी। मामी कहने लगी, बेटा, तुम अपने मामा की खातिर इसे अपना लो, बाद में भले ही इसे छोड़ देना, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इसे शादी कर लो। हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी और तुम्हारे मामा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो भी जान से हाथ धो बैठेंगे। मेरे घर को बर्बाद होने से बचा लो। मैंने मामी से कहा, मामी, आप तो ख़ानदानी लोग हैं, जबकि मैं तो किसी का गंदा खून हूँ। मुझे तो मेरे ख़ानदान का भी पता नहीं है, तो ये भला कैसे मुमकिन होगा। और मैंने नेहा को राकेश से मिलने से रोका था। मुझे मालूम था एक ना एक दिन ये गुल जरूर खिलेगा, लेकिन नेहा ने मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा दिया और मुझे बेइज्जत करके घर से निकलवा दिया। अब मैं राकेश के पाप को कैसे अपना लूँ? ऐसा मुमकिन नहीं है। और अब मैं भी शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी भी पेट से है। वो बच्चे को जन्म देने वाली है। मेरा अपना परिवार है। मैं नेहा से शादी नहीं कर सकता। मगर छोटी मामी मेरी मिन्नतें करने लगीं। वो मेरे कदमों में बैठ गईं और बोलीं, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा, हमें इस बड़ी मुसीबत से निकाल लो। और फिर वो मेरी पत्नी नैना की भी सिफारिश करने लगीं कि तुम ही हर्षित को समझाओ। कुछ समय की बात है, फिर भले ही ये मेरी बेटी को छोड़ दे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इस मामले को ठंडा होने के लिए इससे शादी कर ले।
नैना भी इस मुसीबत से गुजर चुकी थी। उसे एहसास था कि शादी से पहले माँ बनना कितनी बड़ी तकलीफ देता है। नैना ने मुझसे कहा कि तुम नेहा से शादी कर लो, बाद की बाद में देखेंगे। नैना के बहुत कहने पर मैंने नेहा से शादी कर ली और अब मैं अपनी दोनों पत्नियों के साथ रहने लगा। समय का पहिया घूमता रहा। नैना ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। हमने बेटे का नाम रोहन रखा। नैना और नेहा का कहना था कि रोहन बिल्कुल मुझ पर गया है। मैंने भी गौर से देखा। रोहन तो बिल्कुल मेरे जैसा था। बही होंठ, बही बाल और बही नाक, बही आंखें। मुझे हैरत होती कि रोहन तो मेरा बच्चा ही नहीं है, फिर भला वो मेरे जैसा कैसे हो सकता है। कुछ दिनों के बाद नेहा का भी आखिरी महीना आ पहुंचा। उन दिनों नेहा बहुत उदास रहती थी। मैंने उसे तसल्ली दी। मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हारे बच्चे को भी बाप बनकर पालूंगा। उसे कभी सौतेलेपन का एहसास नहीं होने दूंगा, कभी उसे नाजायज नहीं कहूंगा। नेहा को नहीं पता था कि नैना भी राकेश की डसी हुई है। रोहन का बाप मैं नहीं हूँ, ये बात हमने उससे छुपा ली थी। नेहा यही समझती थी कि रोहन मेरा सगा बेटा है। एक रोज टीवी पर खबर आई कि शहर का डॉन मनोज दुबे कार एक्सीडेंट में मर गया है। उसके साथ उसके 4 साथी और भी थे। गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और एक्सीडेंट होने से उस गाड़ी में आग लग गई और जलकर राख हो गई। और फिर उसके अगले दिन ही खबर आई कि राकेश अपने कमरे में मुर्दा पाया गया। किसी ने उसके गले में फंदा डालकर उसे हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया था। उसने बहुत सी लड़कियों को बर्बाद कर दिया था। पता नहीं किसने अपना बदला लिया था। न जाने क्यों मुझे इन बाप बेटों की मौत का सुनकर दुख हुआ था। मैं सोचने लगा, इंसान कुछ भी कर ले, मौत तो जरूर आनी है। इंसान के किए हुए पापों की सजा उसे दुनिया में ही मिल जाती है। दोनों इतनी बड़ी दौलत के मालिक थे, लेकिन फिर भी जब उनकी मौत हुई तो कोई उन्हें कंधा देने वाला भी नसीब नहीं हुआ। एक दिन मैं ऑफिस से घर आ रहा था। दिल में ख्याल आया कि उस अपाहिज फकीर औरत से मिलने जाऊं। मैं अब उस औरत को माँ जी कहने लगा था, लेकिन मुझे वहां जाकर पता चला कि उस भिखारन को मरे तो काफ़ी दिन हो गए हैं। मुझे ये बात वहां पर खड़े एक रेडी वाले ने बताई थी। उसने बताया कि उस औरत के मरने से पहले उसने एक खत अपने साथ बैठे मोची को दे दिया था और कहा था कि मेरी ये अमानत उस लड़के तक पहुंचा देना। अब पता नहीं वो मोची कल से कहाँ गायब है। मेरे पूछने पर उस रेड़ी वाले ने बताया कि उस भिखारन का कोई परिवार नहीं था। उसका अंतिम संस्कार एक मुस्लिम परिवार ने किया था और उन्होंने अपने रीति रिवाज के अनुसार उसे दफना दिया था। मैंने उस रेड़ी वाले से कहा कि मुझे उसकी कब्र के पास लेकर चलो। रेड़ी वाला मुझे कब्रिस्तान ले गया, जहाँ पर कुछ ताज़ा कब्रें बनी हुई थीं। उन पर कुछ नाम की तख्ती भी लिखी हुई थी, लेकिन उस भिखारन की कब्र के ऊपर कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि वो बेचारी तो अनाथ थी। मैं उस कब्र के पास बैठकर बहुत देर तक उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता रहा और फिर घर वापस आ गया। घर जाकर नैना ने मुझे बताया कि नेहा की तबीयत खराब हो गई है और उसकी माँ उसे हॉस्पिटल लेकर गई है। उसकी डिलीवरी का समय हो चुका था। मैं और नैना भी अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने बोला कि नेहा का ऑपरेशन करके बच्चा निकालना पड़ेगा, क्योंकि नेहा की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। कुछ क्रिटिकल कंडीशन आ गई थी। मैं बाहर खड़ा था और नेहा के ठीक होने की भगवान से प्रार्थना कर रहा था और तभी एक मोची आया और उसने माँ जी का खत मुझे ला कर दिया और उस खत ने मुझे हिला कर रख दिया था। खत के शब्द कुछ यूँ थे, प्यारे बेटे, मेरा नाम संजना है। मैं एक पढ़ी लिखी और एक बहुत ही इज्जतदार घराने से संबंध रखती थी और मेरी शादी मनोज दुबे से हुई थी। मैं अपने माँ बाप के साथ दुबई में रहती थी। मनोज मुझे शादी करके इंडिया ले आया था। 1 साल हम खुशी खुशी रहे। फिर हमारा बेटा हुआ, जिसका नाम मैंने राकेश रखा। वो हमारी आंखों का तारा था। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि मेरा पति अच्छा आदमी नहीं है, वो बहुत बड़ा स्मगलर है। मैंने उसे ये धंधा छोड़ने के लिए कहा, जिस पर हमारे बीच झगड़े बढ़ने लगे थे और यूँ हमारे संबंध में दरार बन गई। और जब राकेश 1 साल का हुआ तो फिर मैं दोबारा से उम्मीद से हो गई और फिर एक दिन मेरे पति ने मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया। मेरा अपने माँ बाप से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए मैं भिखारियों की एक झुग्गी में आ गई। पेट की आग शांत करने के लिए मैं भी भीख मांगने के लिए निकल खड़ी हुई कि वहीं एक तेज आते ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर मुझे एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया, मेरा इलाज करवाया गया, लेकिन मेरी कमर की हड्डी ठीक नहीं हो सकी। मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। मैं अपाहिज हो गई थी। अब मेरा इन भिखारियों के सिवा कोई भी नहीं था। मैं बैसाखियों के सहारे चलती थी। 9 महीने बाद मैंने दूसरे बेटे को जन्म दिया। मैं ये सोचकर रोने लगी कि मेरे बच्चे का क्या भविष्य होगा। बड़ा बेटा बाप की तरह डाकू बनेगा और छोटा बेटा माँ की तरह भिखारी बनेगा।
मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने इस बच्चे का फ्यूचर ख़राब नहीं करूंगी। इसलिए मैंने अपने बेटे के पैदा होते ही उसे एक अमीर घराने के सामने कचरे के ढेर पर रख दिया। निगरानी के लिए मैंने अपने एक साथी लड़के को बिठा दिया था कि देखो कौन मेरे बेटे को उठा कर ले जाता है। और फिर उसी बराबर वाले घर से एक औरत ने मेरे बच्चे को उठाया और फिर मेरा बेटा वहीं पर पलने लगा। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। इस शहर का डॉन मनोज दुबे तुम्हारा बाप और राकेश तुम्हारा भाई है। मुझे तुम्हारी जिंदगी की एक एक पल की खबर रहती थी। तुम्हारी नानी के बाद वो लोग तुम्हें अपने घर से निकाल चुके हैं। शालिनी नाम की लड़की ने मुझे सब बता दिया था। मेरे इस खत का मकसद यही है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम अपने माँ बाप की जायज़ औलाद हो, तुम नाजायज़ नहीं हो। ये सब मैंने तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए किया था। बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। खत पढ़कर मैं काफ़ी देर तक रोता रहा। तकदीर के इस खेल पर हैरान होता रहा कि वो मुजरिम स्मगलर मनोज दुबे मेरा बाप था। जिस लड़के से मैं नफरत करता था वो मेरा भाई था और वो अपाहिज औरत मेरी माँ थी। मैंने उसकी कोख से जन्म लिया था और मैं तो उसकी सेवा भी नहीं कर सका। मैं ख्यालों में गुम था कि तभी नर्स ने बाहर आकर बताया कि आपकी पत्नी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। मैं खुशी खुशी अंदर कमरे में नेहा के पास पहुंचा। वो बेड पर लेटी हुई थी। उसके बराबर एक प्यारा सा बच्चा आंखें मूंदे लेटा था। वो भी बिल्कुल मेरे जैसा था। ये भी कुदरत का कैसा अजीब खेल था। दोनों ही बेटे मेरी ही शक्ल के थे। सब कहने लगे कि दोनों बेटे मुझ पर गए हैं। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। आखिर दोनों मेरा ही तो खून है, मेरे भाई के बच्चे हैं। नाजायज ही सही, खून तो मेरा ही था। मेरे भाई और बाप को उनके किए की सज़ा मिल गई थी। मेरी दोनों पत्नियां नेहा और नैना दोनों आपस में बहनों की तरह रहती हैं। नेहा ने मुझसे कहा कि जैसा कि हमारे बीच तय हुआ था कि मेरे बच्चे के जन्म देने के बाद तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम मुझे छोड़ सकते हो। मैं तुम पर और नैना पर बोझ नहीं बनना चाहती। लेकिन नैना ने मना कर दिया। उसने कहा, हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, तुम्हें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे इतनी सारी खुशियाँ दी हैं। मैं जब अस्पताल में अपने बेटे को गोद में उठाकर उसे चूम रहा था तो शालिनी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो शायद अब भी मुझसे मोहब्बत करती थी। मैंने शालिनी की तरफ देखा। मैंने बच्चे को नेहा के पास लिटाया और शालिनी का हाथ पकड़कर बाहर ले आया। मैंने शालिनी की आंखों में आए आंसू साफ किए और शालिनी से कहा, शालिनी, पुरानी बातों को भूल जाओ। शायद हम दोनों का मिलन किस्मत में नहीं लिखा था। तुम मुझे भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। यही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। मेरी पत्नियाँ हैं, मेरे बच्चे हैं। अब मेरे साथ खुद को जोड़ कर मत रखो, अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत करो। शालिनी की आंखों में फिर से आंसू बहने लगे मेरी बातें सुनकर। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। मैंने उससे वादा लिया कि शालिनी, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगी और मुझे भूल जाओगी। शालिनी ने मुझसे वादा किया कि मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊँगी। मैंने कहा, शालिनी, सिर्फ यही वादा नहीं करना कि मेरे रास्ते में नहीं आओगी, तुम्हें ये भी वादा करना होगा कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगी, एक अच्छे से लड़के को देखकर शादी कर लोगी। और फिर मैंने शालिनी से ये वादा करवा कर ही दम लिया। मैं नेहा और अपने बच्चे को लेकर घर आ गया और खुशी खुशी ज़िंदगी जीने लगा। कुछ समय के बाद खबर मिली कि शालिनी ने भी एक लड़के से शादी कर ली है और इस खबर ने मुझे अंदर तक सुकून दिया था। अगर शालिनी शादी न करती तो मेरे दिल पर हमेशा एक बोझ रहता कि शालिनी ने मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली थी। अब शालिनी भी अपनी ज़िंदगी में खुश है और मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। दोस्तों, भगवान से प्रार्थना करना कि हमारे परिवार को किसी की नज़र न लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।